Greetings from Centricity and welcome to yet an episode of Centrishala. And today we have Abhay with us, who has more than 15 years of work-ex on the debt side. So, why debt? Now that is the biggest question. So, क्यों हम लोग debt करें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया है because आप ये देखिए equity has done fairly well over long period of time. और निवेशक भी हमारे और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स भी हैं, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल सेलिंग इक्विटी. सो क्या ज़रूरत है हम लोग को डेट को लाने के लिए? ऑब्वियसली वो एसेट एलोकेशन थ्योरी है, वो सब है, बट प्रैक्टिकली कैसे आपके जो है डेट आपके किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में सफाइस करता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट सफाइस करता है? अगर अब थोड़ा सा आप उसके ऊपर जो है रुख दे पाए. थैंक यू फराज भाई फॉर वेलकमिंग मी. सबसे पहली बात, इक्विटी हैज़ बीन अ परफॉर्मिंग एसेट, हम सब जानते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट टूल रहा है, ये हम सब जानते हैं. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि भारतीय निवेशकों ने डेट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं. फ़र्क ये है कि उन्होंने कभी इसको डेट इन्वेस्टमेंट की तरह देखा नहीं. एंड वाई आई एम सेइंग इज़ दैट आपके और हमारे जितने भी पहचान के भी लोग होंगे, जिसने भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा होगा, उन सब की कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट्स होंगी. दैट्स अगेन अनदर वे ऑफ गेटिंग इनटू अ डेट इंस्ट्रूमेंट. अभी क्यों डेट करना चाहिए और क्यों ज़रूरी आ गया है अचानक से, उसके दो प्रमुख कारण हैं. जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे पार्टनर्स रहे हैं जिन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आज तक एडवाइस करा है, डेट म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट्स करवाते थे. बट बजट 2023 में जब इस साल हमारी वित्त मंत्री ने कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्स आर्बिट्राज हमें मिलता था, विच मीन्स कि अगर हम 3 साल से अधिक का डेट में इन्वेस्टमेंट और निवेश करते हैं तो उस पर हमारा टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था, दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था. सो इफेक्टिव टैक्स बहुत कम लगता था. उस चीज़ को इस बजट में हटा दिया गया है, विच मीन्स दैट अभी ये लेवल फील्ड हो गई है कि अगर आप डेट में आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप एनसीडी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका टैक्सेशन सब में एक जैसा लगने वाला है. सो अगर ये पूरा टैक्सेशन एक जैसा लगने वाला है तो मैं फिर वो ऑप्शन चुनूंगा जिसमें मेरा रिटर्न बेहतर आता है. जी, अब वहीं पे मैं आपको थोड़ा सा, आपने बहुत सारे नाम लिए बारी बारी जो शायद हमारे सब निवेशकों को नहीं पता होगा. एनसीडी, बॉन्ड्स, और जब भी हम लोग देखिए एनसीडी बॉन्ड्स की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जब एनसीडी बॉन्ड्स की हम लोग बात करते हैं अपने व्हेन वी मीट द क्लाइंट्स ऑल्सो हु आर क्वाइट वेल एजुकेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अभी भी कहीं ना कहीं झिझक है लोगों में कि अरे एलएनएफएस का डिफ़ॉल्ट हो गया या डीएफएचएल का डिफ़ॉल्ट हो गया, हाउ सेफ आर बॉन्ड्स. और सहारा का भी एपिसोड हुआ है, तो अगर आप हिंटरलैंड की तरफ जाइए, हर तरफ सहारा का इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है. बिल्कुल. सो थोड़ा लोगों को एक ये डर है कि मैं क्यों जो हूँ इनमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँ. और दूसरा एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो, अब वो आप मेरा क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा कि वो मिथ है कि वो सच्चाई है कि AAA बहुत सेफ होता है. हाँ, ऑब्वियसली माना तो यही जाता है, बट एक्चुअली क्या AAA सबसे सेफ रहा है? कहाँ पे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं या किस तरीके के डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं कि ये हम लोग को ज़्यादा ओवर स्पेक्यूलेशन को ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पे करते हैं? इसके लिए फराज भाई मैं 2 बेसिक चीज़ों पे ध्यान दूंगा. एक, हम बात करते हैं कि ये जितनी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एनसीडी, एमएलडी, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे निवेशक ऑलरेडी इनमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं वाया अ डेट म्यूचुअल फंड, जहां उनको नहीं पता था कि वो डेट म्यूचुअल फंड्स आगे कहाँ इन्वेस्ट करता है. ये ऐसा है ना कि अब मेरे पास ऑप्शन, अगर मुझे इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है तो या तो मैं डायरेक्ट वो शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में खरीद लूँ जी, या फिर मैं एक डेट म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करूँ जो इवेंचुअली वही शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में खरीदता है. जी.
सो आप आज के डेट में अगर डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास वो चीज़ें भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बहुत ईज़ कर रखा है। सो बजट 2023 के पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 10 लाख का होता था, जिसको आज के तारीख में कम करके 1 लाख रुपए का कर दिया। ये हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल निवेशक जिनको हम लोग कहते हैं, अब उनके लिए भी एक ये अच्छा ऑप्शन हो गया है। राइट। दूसरा आपका सवाल था कि जो एक मिथ है या नहीं है कि AAA बहुत सेफ होता है और AA या उसके नीचे की कैटेगरी सेफ नहीं होती है। सो इसका एक सिंपल सा तरीका जो मैंने कोशिश की है समझने की, और वो समझ में आता है कि जब डेट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप एक कंपनी को पैसा दे रहे हो जो उनकी किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाला है, जिसके बदले में वो कंपनी आपको आपका मुद्दल और उसके साथ में इंटरेस्ट देती है। जी। राइट। सो आप जब भी किसी को पैसा देते हो तो आप क्या सोच के पैसा देते हो कि पहला, ये कंपनी या ये जो आदमी है, ये इसकी कैपेबिलिटी है क्या मेरा पैसा वापस करने की। हम ये चीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। दूसरा, जिसको डिफ़ॉल्ट रिस्क मानते हैं। सो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं व्हेन यू आर शॉर्ट लिस्टिंग और सेलेक्टिंग अ पेपर, और आप जब एक बॉन्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उस कंपनी को देख सकते हैं कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इस कंपनी पे मैं भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरा, इस कंपनी की कैपेबिलिटी है कि नहीं मेरा पैसा रिटर्न करने की। और तीसरा, इस कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें मेरा रिटर्न अलाइंड है कि नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही और एकदम से मेरे दिमाग में आई कि टाटा की एक कंपनी है जो AAA रेटेड है, लेकिन वहीं पे एक दूसरी कंपनी है जो शायद AA हो या उससे नीचे हो, लेकिन हम लोग को टाटा पे इतना विश्वास है कि हम लोग वहाँ पे रेटिंग देखते ही नहीं है। फराज भाई, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया देता हूँ कि टाटा के परपेचुअल बॉन्ड की रेटिंग A रेटेड है। डज दैट मीन, क्या ये ऐसा लगता है कि A रेटिंग टाटा की होने की वजह से, बिकॉज परपेचुअल बॉन्ड्स का रेटिंग कभी भी A से ऊपर हो ही नहीं सकता है, तो A रेटेड होने की वजह से क्या टाटा डिफ़ॉल्ट करने वाली है? जो दूसरा मैं बताऊंगा उसमें आपके पहले सवाल का भी आंसर छुपा है कि पास्ट में DHFL, सहारा और भी आपने 3-4 नाम गिनवाए, IL&FS जो डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं। जब हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वहाँ कंपनीज में 100 रुपये का शेयर ज़ीरो नहीं होता? पहली चीज़, बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यूज़ में आता है ना वो हमारे व्यूज़ में रह जाता है, जिसके बारे में आपने बोला जो न्यूज़ में आता है वो व्यूज़ में रह जाता है, उसके बारे में हम एक व्यू बना लेते हैं कि ये ऐसा रहा है। इसका अलग पहलू ये है कि ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से भारत में काम कर रही हैं, डेट रेज कर रही हैं और उन्होंने समय पे अपना डेट वापस किया है। दैट्स वन पीस ऑफ इट। दूसरा, ऐसी कई कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है और वो भी डेट रेज करती हैं। सो एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पिछले कई सालों से वो लेंडिंग बिजनेस में है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लेंडिंग करती है। उसका शेयर अगर लिस्टेड है तो आप कंफर्टेबल अगर है तो क्यों नहीं उसके डेट में हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है टू बिगिन विद। शुरुआत करने के लिए आप उन नामों के साथ शुरुआत कर सकते हो जहां आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है, जो लिस्टेड कंपनीज है। उसके बाद आप अनलिस्टेड कंपनीज के भी डेट ऑप्शंस को देख सकते हैं। दूसरा, ये ऐसा होता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। सो जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ब्लू चिप कंपनी मिलती है, मिड कैप कंपनीज भी मिलती हैं और स्मॉल कैप कंपनी भी मिलती हैं। हम सबको इन जनरल ये पता है कि ब्लू चिप कंपनी मुझे 15-16% से ज़्यादा रिटर्न एक साल में नहीं देती है ऑन एन एवरेज। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है अपने पैसे को तो मुझे मिड कैप या स्मॉल कैप का सहारा लेना पड़ता है अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो मैं यहाँ पे इधर आपको ये मुझे जो समझ में आया है कि अगर जैसे हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी को या मिड कैप कंपनी को इक्विटी बाजार में जब एक रिसर्च एनालिस्ट अच्छे से उसको पढ़ लेता है कंपनी को और उससे ही गेट्स वेरी सेटिस्फाइड कि दिस इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस, ऐसे ही अगर कोई लोअर रेटेड पेपर भी है और अगर यू हैव समबडी हु इज़ डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर यू कि वो पूरी रिसर्च करके ये समझ रहा है
कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसके कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं और क्या अल्टीमेट बैकिंग है इस कंपनी की। राइट। तो अगर इस तरीके का पेपर हो तो आप लोअर डाउन दी क्रेडिट कर्व जा सकते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको ये रखना पड़ेगा ध्यान में कि आप डेट के स्मॉल कैप या मिड कैप में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आप एक ऐसा निवेश करने की जगह मेरी सलाह ये होगी कि आप जैसे आप इक्विटी में भी आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, सो रादर देन बाइंग वन पर्टिकुलर पेपर या एक निवेश करने की जगह आप इनका एक गुलदस्ता बनाए, बंडल बनाए, जिसमें आप ऐसे 4-5 निवेश करें कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ, ऑल्दो सेंट्रिसिटी की डेट टीम जो एनालिसिस करके आपके सामने, पार्टनर्स के सामने ऑप्शंस लेके आती है, उसके पीछे का ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तभी वो वाइट लिस्ट पेपर आपके सामने आता है। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद अगर आपको लगता है, तभी भी आप डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और बिकॉज यहाँ पे टिकट साइज अब आपका 1 लाख रुपया हो गया है, सो 5 लाख रुपए एक निवेश में करने की जगह अगर आप 1 लाख के 5 ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करेंगे या एनसीडीज में निवेश करेंगे, सो ना सिर्फ ये आपके निवेश को डाइवर्सिफाई भी करता है, आप रिस्क को भी मिटिगेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन ओवर हियर डाइवर्सिफिकेशन इज द की। नंबर 2 जो आपने बताया कि जो हम लोग के पास अलग अलग, जो अभी तक जो रिटेल मार्केट में था कि अगर आपको डेट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है म्यूचुअल फंड या एफडी के थ्रू कर सकते थे। म्यूचुअल फंड से टैक्स आर्बिट्राज हट गया है, और प्लस म्यूचुअल फंड आपको एक लीनियर रिटर्न नहीं देते क्योंकि ड्यूरेशन प्ले आ जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और अगर जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आप बॉन्ड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे अगर आप रखेंगे, जैसे आप एक नॉर्मल एफडी को रखते हैं, तो आपकी रिटर्न्स बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएंगी। इसी से मुझे एक दूसरा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग वक्त है इसके लिए, ड्यूरेशन प्ले। राइट। जब हम लोग बॉन्ड्स आजकल खरीद रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दुनिया भर में और ख़ासकर इंडिया में हम लोग के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑलमोस्ट पीकिश लेवल्स पे हो गए हैं। बिल्कुल। अक्लमंदी तो यही कहती है कि जब हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं तो लंबे समय के लिए अपना पैसा लॉक कर लो, क्योंकि बहुत दूर ना जाएं, 2 साल पीछे जाएं, हम लोग रिवाइंड करें, कोविड के समय में इंटरेस्ट रेट्स 5% के करीब एफडी पे आ गए थे। बिल्कुल। और वो उस तरीके की सिचुएशन आए ना आए, बट ये हम लोग को मालूम है कि कुछ समय के बाद वापस इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने लगेंगे, क्योंकि एक साइकिल है। तो यहाँ पे 2 सवाल, एक, अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म अगर वो हो आपका बंदे का, एफडी के बजाय किस तरीके से कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी जो है एक लिविंग, उनकी जो एफडी इंटरेस्ट पे से जो उनको कमाई हो रही है उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस रिस्क को कि मुझे एफडी से बहुत लिमिटेड रिटर्न ना मिले, सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखते हुए, और प्लस दूसरा यहाँ पे जो ड्यूरेशन प्ले का जो एक एंगल आ जाता है, उसके जो थोड़ा बहुत हमें मालूम है, आपकी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो मालूम है, कि अगर हम पीकिश इंटरेस्ट रेट साइकिल में अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो वहाँ पे मार्क टू मार्केट गेन मिल जाता है। और मैंने अपने छोटे से करियर में ये देखा है कि बीच में जब मैं म्यूचुअल फंड्स में काम करता था, मैंने 20-20, 25% रिटर्न बॉन्ड फंड से देखी है। लेकिन वहाँ पे जो कहा जाता था एंट्री और एग्जिट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छा एंट्री का टाइम तो है। अगर इस पे आप थोड़ी सी और दृष्टि डाल। जी ड्यूरेशन आपने बहुत लाजमी बात करी, और ये मैं एक लेमन टर्म्स में कोशिश करूँगा समझाने की कि इसका इम्पैक्ट कैसे होता है और क्यों ये सही वक्त है इस रिटर्न को ब्लॉक करने का। यू आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ये ऐसा होता है कि अगर सपोज़ आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे, जिस पे आपको 7% की इंटरेस्ट या रिटर्न मिल रहा है, 2 साल बाद जब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होता है, एंड लेट्स इमेजिन कि उस समय मार्केट में 6% की एफडी चल रही है, और आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है या निवेश ऐसा है जिसमें आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप उस समय उस रिटर्न से एग्ज़िट करना चाहते हैं
सो उस समय के जो निवेशक होंगे ना, वो आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 110 रुपये पे भी लेने को तैयार हो जाएंगे। एक प्रीमियम पे चलने लगेगा, बिकॉज उनको 7 रुपये वाला पेपर मिलेगा। सो 110 रुपये भी इन्वेस्ट करके उनका रिटर्न 6% से ज़्यादा बनेगा। So what I'll say is कि unlike what people think, ये अगर हम कोई एक अच्छा बॉन्ड ले रहे हैं जिसमें जो भी ड्यूरेशन के हिसाब से उसमें मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं अक्रू करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा कैपिटल गेन्स की भी संभावना है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अगर मैं लिक्विडिटी के लिए देख रहा हूँ तो यस। सो अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वापस आता है, वो है रियल रिटर्न। क्योंकि हम लोग ये जो सेशन कर रहे हैं, हम सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि अगर आप देखिए अभी जैसे कुछ वक्त पहले, मैं फिर वही कोविड वाले फेज में जाता हूँ, 5% का आपका जो है इंटरेस्ट रेट था आपका 1 साल के एफडी का मोटा मोटा, और उस वक्त लगभग 6.5-7% का आपका इन्फ्लेशन था। तो आप एक तो वैसे ही रियल रिटर्न जो आप बना रहे हैं वो नेगेटिव बना रहे हैं लगभग 1.5% की, और फिर आप जो है जो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है आप उस पर टैक्स भी दे रहे हैं। तो अगर मानिए कोई 30% टैक्स ब्रैकेट पे है तो उसकी तो रिटर्न लगभग एक्चुअल रिटर्न 3.5% हुई 5% के एफडी के ऊपर। राइट। तो आपका कितना आपने पैसा, आपको लग रहा है कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, बट एक्चुअली तो आपका पैसा डिप्लीट हो रहा है। राइट। तो हमें अगर फिक्स्ड इनकम में भी अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे निवेश देखने चाहिए जो हमें रियल टर्म्स में पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। और यहीं पे बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, और प्लस नए जो आजकल नया एक कैटेगरी हुआ है जो रिटेल निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा है और HNI लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो है P2P लेंडिंग। इस तरीके के प्रोडक्ट्स देखना हमको चाहिए। क्या ये मैं कहने में सही हूँ? बिल्कुल सही जगह आपने बात करी। जब भी हम डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं फराज भाई, हमको ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं निवेश कर रहा हूँ उसमें मेरा रियल रिटर्न क्या बन रहा है। और ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टैक्सेशन फॉर डेट इन्वेस्टमेंट्स जो इस साल किए गए हैं। बिकॉज अभी सारे हमारे इन्वेस्टमेंट्स 30% टैक्स जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है या आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगने वाला है। तो अगर मैं कोई निवेश डेट में देख रहा हूँ, क्या वो निवेश पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन मुझे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। और उसमें ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, NCDs या P2P लेंडिंग की बात कर रहे हैं, या जो डेट AIFs अवेलेबल हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अभी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। P2P लेंडिंग के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इवन दो वी टॉक अबाउट P2P लेंडिंग की ये नया कॉन्सेप्ट है, नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, बट मेरा मानना है P2P लेंडिंग आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे बीच चल रहा है। जी। आप अपने दोस्तों को पैसा देते हो, ज़रूरत के वक्त पे आप अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसा लेते हो। सिर्फ एक फ़र्क ये होता था कि आप उसमें कई जगह इंटरेस्ट लेते थे, कई जगह नहीं लेते थे। अब ये चीज़ RBI ने फॉर्मुलेट करके गवर्न करके इतना सिस्टमाइज़ कर दिया है कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हो P2P लेंडिंग में, तो आपका पैसा तो सिक्योर्ड है ही, साथ में आप वहाँ पे इंटरेस्ट भी अर्न कर रहे हो, और ये गवर्न है। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई देख नहीं रहा है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। सो यहाँ पे मैं अपने जो है व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का बहुत अच्छा P2P के ऊपर वीडियो भी है, आप उसको अलग से देख सकते हैं। और दूसरा, ये नया कॉन्सेप्ट तो है लेकिन इतना नया भी नहीं है, लगभग 8+ ईयर्स हो गए हैं इसको चलते चलते, और बहुत ही इम्पेकेबल जो है इसकी जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। और जैसा आपने कहा कि ये RBI से रेगुलेटेड है, सो ये अनरेगुलेटेड नहीं है। कोई भी चीज़ जो अनरेगुलेटेड होती है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जो साहूकारी वाला जो सिस्टम है वो अनरेगुलेटेड है, उसी को ख़त्म करने के लिए P2P को जो है RBI ने शुरू किया था, और पर्सन टू पर्सन लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए थ्रू अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू प्रॉपर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म RBI ने ये शुरू किया था। सो एक और चीज़ मैंने बहुत देखी है, क्योंकि मैंने भी इस जर्नी में थोड़ा वक्त हो गया है, कि मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी अल्ट्रा HNI या HNI का पोर्टफोलियो देखिए, वो
इक्विटी की तरफ उतना टिल्टेड नहीं होता है, या एक अच्छा बैलेंस्ड अप्रोच होता है विज़-अ-वी अ रिटेल पर्सन। तो यहाँ पर रिटेल में हमने जनरली देखा है कि लोग 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। 2 क्वेश्चन। पहला, ये ऐसा क्यों होता है कि एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज के पोर्टफोलियो में डेट ज़्यादा है? क्या वो ज़्यादा अक्लमंद है? और दूसरा कि रिटेल का ये जो स्ट्रैटेजी है कि मैं 100% इक्विटी में चला जाऊँ, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? आपके पहले सवाल का फराज भाई आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि एचएनआईज इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इट्स जस्ट दैट 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो अपनी कंपनी के इक्विटी होल्डर होते हैं जी, तो उनका ऑलरेडी इक्विटी का एक्सपोजर होता है। दूसरा, दे इन्वेस्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ इक्विटी ऑल्सो। जैसे अभी अनलिस्टेड स्पेस अब रिटेल के लिए भी ओपन हो गया जहां रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एचएनआईज इस सेगमेंट को काफ़ी सालों पहले से यूज़ करते आए हैं और उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है अनलिस्टेड स्पेस में भी, चाहे वो उनकी खुद की कंपनी रही हो, चाहे उनके जान पहचान वालों की कंपनी रही हो, चाहे वो दूसरों की कंपनी रही हो जहां उनको वैल्यू लगा हो। तो ऐसा नहीं है कि एचएनआईज इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट्स जस्ट दैट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा डेट की अब मिल जाती हैं जो उन्होंने काफ़ी सालों पहले से इवैल्यूएट कर रखा होता है, और इसीलिए हमको जब हमारे सामने आता है तो हमको दिखता है कि उनका डेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। उनके पास इक्विटी भी होता है और वो इक्विटी में काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं, और इसीलिए वो के उल्टा है ये, क्योंकि वो इक्विटी में ऑलरेडी इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो ये लोग जो हैं जनरली एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज डेट में ज़्यादा विजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसी वजह से हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उसको ये एसेट क्लास को बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है। बिल्कुल। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपसे पहले पूछा था रिटेल के लिए। 2 तरीका होता है। एक तो रिटेल को लगता था, या उसके पास आज के डेट में अगर आप देखें पार्टनर्स के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम पहुंच पाती थी रिटेल के पास। एग्जैक्टली। पहला चीज़ ये था। दूसरा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हुआ करता था बॉन्ड्स और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पे, वो आज इस साल के पहले तक भी मिनिमम 10 लाख रुपए का हुआ करता था। तो रिटेल 4 बार सोचता था कि मुझे 10 लाख रुपए इसमें डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। तो एक तो इस बजट में वित्त मंत्रालय ने काफ़ी ईज़ कर दिया है रिटेल के लिए भी बिकॉज ऑफ द लोअर टिकट साइज़। तो अगर आप लिस्टेड पब्लिक इशुएंस की बात करेंगे बॉन्ड्स में, तो वहाँ आप मिनिमम 10,000 भी डाल सकते हैं, और जो अनलिस्टेड स्पेस होता है ऐसे बॉन्ड्स का, वहाँ आप 1 लाख रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जानकारी या इन्फॉर्मेशन की भी कमी है। ये ना हमारे पार्टनर भाइयों को, ना हमारे निवेशकों को ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हिस्टोरिकली बताया गया है, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस हैं। बैंक्स में नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो एफडी में उनको इन्वेस्टमेंट कराना है, और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी समझ बहुत कम है इसके बारे में, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोग मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूंगा फराज भाई। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी में आज के दिन में एक दिन में ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास का रोज़ का होता है। ये बहुत बड़ा ओवरऑल है। अगर ये बहुत बड़ा नंबर है, आपको मैं एक दूसरा नंबर बता दूं कि डेट में रोज़ का कम से कम 4 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। तो ये कितना गुना हो गया? ये कम से कम 3 गुना है इक्विटी के कंपैरिजन में। So, लेकिन this is a very big thing. The debt market is almost 3 to 4 times bigger than the equity market. So, ये समझिए। और अगर आप देखिए, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा क्योंकि आपका बहुत समय ले लिया है अभय जी, कि आप ये देखिए डेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जो सरकार है वो भी डेट इशू करती है, और उसी डेट की बेसिस पे हम लोग जो आज अपना जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और बाकी सारे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स जो सरकार हमारी ले पा रही है, हिस्टोरिकली हमारी गवर्नमेंट भी डेट में जो है पेपर्स इशू करती आ रही है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है।
जो अभी तक हमारे रिटेल निवेशकों को नहीं अवेलेबल था। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने को ग्रो करने के लिए लीवरेज करती हैं, डेट लेती हैं और उसी पैसे से वो अपने आप को बढ़ाती हैं, बिकॉज contrary to belief, equity is the costliest form of funding. That is the cheapest form of funding. कंपैरेटिवली। और मैं एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करूँगा फराज भाई, हमारी सरकार या हम सब चाहते हैं भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अब वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए कंपनीज को बूस्ट चाहिए, उनको पैसे चाहिए। वो पैसा बैंक्स फंड नहीं करेंगी, वो पार्टिसिपेशन रिटेल से और HNI सेगमेंट से ही आएगा जी। और जिस दिन हमने वो पार्टिसिपेशन देखना शुरू किया, ट्रस्ट मी, ये इक्विटी से कम रिटर्न आपको नहीं देगा। अगर आप कंपेयर करेंगे पोस्ट टैक्स, पोस्ट ईज, पोस्ट एक्सपेंसेस, आपके कंपैरेटिवली। देखिए, मैं सबसे कहूँगा कि देखिए, इक्विटी ऑब्वियसली लंबे समय में बहुत अच्छा एसेट क्लास है और हम लोग बार बार कहते हैं एसेट एलोकेशन करिए, लेकिन जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहिए और आपको लीनियर रिटर्न्स चाहिए, डेट से अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब वो डेट में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करिए वो आपके ऊपर है। आप FD करिए, कॉर्पोरेट FD करिए, जैसे अभय साहब ने बताया, NCD बॉन्ड्स करिए, या एक सिंपल वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट जो P2P है आप वो करिए। सो अब मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू अभय जी, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। एंड आई होप जो हमारे पार्टनर और हमारे जो क्लाइंट्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे निवेशक जो देख रहे हैं, कुछ यहाँ से कुछ सीख, कुछ इबरत लेते हैं और सही तरीके से एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। आई थिंक सो। थैंक यू अभय, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगेन मैं जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, जो हमारे पार्टनर देख रहे हैं इस वीडियो को, कि डेट से भी आपकी बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, 3 से 4 गुना बड़ा मार्केट है ये इक्विटी से। तो आप अपनी इनकम सोर्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। और निवेशकों के लिए भी बड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप जो अभी तक इक्विटी से छोटा छोटा आप ले रहे हैं किसी से, वही आदमी आपको बड़ा एक टिकट साइज दे सकता है और आप अपने AUMs को ग्रो कर सकते हैं। मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और मैंने ये देखा है जो बड़े IFAs हैं उनका जो है डेट इक्विटी एलोकेशन बहुत ही अच्छा है। ये नहीं है कि वो सिर्फ इक्विटी में है, उनके पास डेट एलोकेशन भी किया है। तो ये उनकी पारदर्शिता है जो उन्होंने दिखाई है और आज जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े AUM हज़ारों में बैठे हुए हैं। सो थैंक यू अभय, थैंक यू सो मच, एंड look forward for another episode with you. Thank you. Thanks, viewers.